मेरा नाम महेश सोलंकी है। उम्र 42 साल। मैं पिछले 18 साल से रात की बस चला रहा हूं। लोग कहते हैं रात का सफर सुकून भरा होता है, लेकिन जो लोग स्टीयरिंग पकड़कर अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ते हैं, उन्हें पता होता है कि रात कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती। मैं इंदौर से नागपुर रूट पर स्लीपर कोच चलाता था। हर हफ्ते 3 चक्कर फिक्स थे। पर 17 दिसंबर की वो रात मेरी जिंदगी का आखिरी ऐसा सफर बन गई जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। शाम 8 बजे हम इंदौर से निकले। बस में लगभग 32 यात्री थे। कंडक्टर रफीक मेरे साथ था, जो पिछले 6 साल से मेरा पार्टनर था। हम दोनों का एक ही रूल था, रात 12 बजे के बाद बिना वजह बस नहीं रोकेंगे। हाईवे का एक हिस्सा ऐसा पड़ता था जहां दोनों तरफ घना जंगल था। नेटवर्क चला जाता था, न कोई ढाबा न कोई पेट्रोल पंप, सिर्फ अंधेरा। रात करीब 11:45 का वक्त था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि विंडशील्ड पर हल्की सी धुंध जम रही थी। मैं ध्यान से स्टीयरिंग पकड़े हुए सीधा देख रहा था। तभी मुझे दूर रोड के बीच कुछ सफेद सा दिखाई दिया। पहले मुझे लगा कोई प्लास्टिक का बोरी होगा जो हवा में उड़कर आ गया हो। मैंने स्पीड कम की। जैसे ही बस करीब पहुंची, मुझे लगा वो कोई औरत है, सफेद साड़ी में खड़ी। मैंने तुरंत हॉर्न बजाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, पर वो हिली तक नहीं। रफीक ने भी देख लिया था। उसने धीरे से कहा, भाई रुकना मत, सीधा निकल जाओ। पर रूट पतली थी, अगर मैं उससे टकराता तो बस पलट भी सकती थी। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। बस चीख कर रुक गई। अंदर सो रहे कुछ लोग झटके से उठ गए। मैंने हेडलाइट्स हाई बीम पर कर दी। वो औरत बिल्कुल सामने खड़ी थी। चेहरा धुंधला, बाल खुले हुए, सर झुका हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने विंडो हल्का सा खोला और चिल्लाया, बहन जी साइड हो जाइए। कोई जवाब नहीं। रफीक ने कहा, महेश भाई ये ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक वो फिगर धीरे धीरे साइड हट गई। मैंने तुरंत गियर डाला और बस आगे बढ़ा दी। जैसे ही बस उसके पास से निकली, मेरी हिम्मत हुई कि मैं साइड मिरर में देखूं। मिरर में कुछ भी नहीं था। न कोई औरत, न कोई सफेद साया, सिर्फ खाली रोड। मैंने सोचा शायद अंधेरे और धुंध का असर है। मैंने खुद को समझाया कि रात में दिमाग कभी कभी धोखा दे देता है। बस आगे बढ़ रही थी। अंदर सब शांत हो गया। पर 10 मिनट बाद पहला अजीब हादसा हुआ। बस के पिछले हिस्से से जोर जोर से नॉक होने की आवाज आई, जैसे कोई डिक्की या इमरजेंसी गेट पर थप थप कर रहा हो। रफीक ने तुरंत उठकर चेक करने का कहा। मैंने मना किया, पर आवाज बढ़ती गई। यात्री भी घबराने लगे। मैंने बस धीरे से साइड में रोकी, हैजार्ड लाइट्स ऑन की। रफीक टॉर्च लेकर नीचे उतर गया। मैं स्टीयरिंग पर बैठा रहा। मेरा गला सूख चुका था। 5 मिनट बीत गए। रफीक वापस नहीं आया। मैंने हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, कोई जवाब नहीं। अब मुझे उतरना ही पड़ा। जैसे ही मैं नीचे उतरा, ठंड का एक तेज झोंका सीधा मेरी हड्डियों तक घुस गया। मैंने टॉर्च ऑन की, बस के पिछले हिस्से तक गया। वहां कोई नहीं था, न रफीक न कोई और। मैंने जोर से चिल्लाया, रफीक। जंगल से सिर्फ गूंज वापस आई। मेरा दिमाग घूम रहा था। रफीक बिना बताए कहीं नहीं जा सकता था। मैं तुरंत बस में वापस चढ़ा। अंदर आते ही मेरी नज़र फ्रंट मिरर पर पड़ी और मेरी सांसें रुक गईं। मिरर में मुझे बस के लास्ट सीट पर एक सफ़ेद साया बैठा दिखाई दिया। वो वही औरत थी, सर झुका हुआ, बाल आगे लटके हुए। पर जब मैं पलटकर पीछे देखता तो सीट खाली। मैं फिर मिरर में देखता, वो वहां थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं। मैंने आंखें जोर से बंद की। 5 सेकंड बाद खोली। मिरर में कुछ नहीं था। तभी अचानक बस के अंदर एक ठंडी सी फिजा फैल गई, जैसे किसी ने एसी फुल कर दिया हो। यात्री कंबल में लिपटने लगे। और फिर पीछे से एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं उस रात समझ गया था, हमने जिस चीज को रोड पर देखा था वो इंसान नहीं थी। और सबसे डर की बात ये थी, रफीक अब तक वापस नहीं आया था। मैं आज भी याद करता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो जाती है। बस के अंदर वो अजीब सी ठंडक फैल चुकी थी और रफीक का कोई पता नहीं था। मैंने हिम्मत करके इग्निशन स्टार्ट किया। सोचा सबसे पहले यहां से निकलना जरूरी है। जंगल का वो हिस्सा बदनाम था। लोग कहते थे यहां रात को अजीब चीजें दिखती हैं। मैं कभी मजाक समझता था। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर नजर बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रही थी। हर बार मुझे डर लगता था कि कहीं फिर से वो सफेद साया ना दिख जाए। 5 मिनट तक सब शांत रहा। फिर अचानक बस के अंदर से एक छोटी लड़की के रोने की आवाज आई। मैं कान खड़े करके सुनने लगा। बस में कोई छोटी बच्ची थी ही नहीं,
टिकट लिस्ट मुझे याद थी। एक भी फैमिली विद स्मॉल चाइल्ड नहीं थी, सिर्फ आदमी और 2-3 जवान लड़के। रोने की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। पापा, डर लग रहा है। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने तुरंत माइक उठाकर पीछे बोला, कौन रो रहा है, क्या हुआ? किसी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ वही रोने की आवाज़, और फिर हल्की सी हंसी में बदल गई। मैंने बस की केबिन लाइट ऑन की। अंदर के 2-3 यात्री उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा उन्हें भी आवाज़ सुनाई दे रही है। एक बूढ़े आदमी ने तो सीधा कह दिया, ड्राइवर साहब, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से जल्दी निकालो। मैं स्पीड बढ़ाने ही वाला था कि अचानक बस का इंजन झटका खाकर बंद हो गया। स्टीयरिंग हैवी हो गई, हेडलाइट्स डिम हो गई, बस धीरे धीरे रोड के बीच रुक गई। अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने दोबारा सेल्फ लगाया। इंजन ने आवाज़ की, पर स्टार्ट नहीं हुआ। 3 बार ट्राई किया, चौथी बार। तभी मेरे लेफ्ट साइड वाली खिड़की पर किसी ने धीरे से थपथप की। मैं जम गया। हिम्मत करके धीरे से गर्दन घुमाई। खिड़की के बाहर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल काली, जैसे अंधेरा भर दिया हो किसी ने। होंठ पे एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान। मेरा गला सूख गया। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो धीरे से अपना हाथ उठाकर खिड़की पर रखने लगी। जैसे ही उसकी उंगलियां ग्लास को छुईं, ग्लास पर बर्फ जमने लगी अंदर से। मैंने आंखें बंद करके जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे बस वही याद आया उस वक्त। अचानक बस के अंदर सब लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी। यात्री चीखने लगे। किसी ने पीछे से चिल्लाया, ड्राइवर साहब, जल्दी कुछ करो। मैंने हिम्मत करके फिर इग्निशन घुमाया। इस बार इंजन एक जोर की आवाज़ के साथ स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स फुल ब्राइटनेस में आ गईं। मैंने तुरंत गियर डाला और बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबा दिया। बस तेज रफ्तार से जंगल का हिस्सा क्रॉस करने लगी। 2 मिनट बाद जब मैंने साइड मिरर में देखा, रोड बिल्कुल खाली था। न कोई औरत, न कोई साया, सिर्फ खाली रोड। पर डर अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही हम जंगल के लास्ट टर्न पर पहुंचे, मुझे रोड के किनारे कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने स्पीड थोड़ी कम की। मेरा दिल उस वक्त धड़कना भूल गया। रोड के साइड रफीक पड़ा हुआ था, बेहोश। मैं तुरंत बस रोककर नीचे उतरा। कुछ यात्री भी साथ आए। रफीक जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर वो सीधा आसमान की तरफ देख रहा था। मैं उसके पास झुककर बोला, रफीक, क्या हुआ? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, वो बस के अंदर आ चुकी है। उसके बाद वो फिर बेहोश हो गया। मैंने उसे बस में चढ़ाया, पर अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था। अगर वो चीज़ जंगल में थी, तो फिर बस के अंदर कौन था? और सबसे बड़ी बात, रफीक जंगल के इस कोने तक कैसे पहुंचा जब हम उसे पीछे छोड़ आए थे? रफीक को मैं और 2 यात्री मिलकर रियर सीट पर लिटा चुके थे। उसका बदन ठंडा पड़ चुका था, लेकिन सांस चल रही थी। उसका चेहरा अब भी सफ़ेद था, जैसे कोई उसके अंदर की सारी जान खींच चुका हो। मैं स्टीयरिंग पर वापस बैठा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। बस अब जंगल के बाहर आ चुकी थी। नेटवर्क सिग्नल वापस आ गया था। मैंने तुरंत ओनर को कॉल किया और सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा, अगले 15 किलोमीटर बाद एक स्मॉल टाउनशिप पड़ती है, वहां गेस्ट हाउस में रुक जाओ, सुबह पुलिस और डॉक्टर भेजते हैं। मैंने ठीक है कहा, पर एक डर मेरे अंदर बैठा हुआ था। जब मैं बस चला रहा था, मेरे कान के पास किसी ने हल्की सी फुफ्फी मारकर कुछ कहा, ये बस अब मेरी है। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, और जो देखा, उसके बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पिछले सीट पर सब लोग सोए हुए दिख रहे थे, पर एक औरत बैठी थी, बिल्कुल सीधा। सफ़ेद साड़ी, लंबी चोटी और चेहरा जिसमें आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ खाली सॉकेट्स। उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी, जिसे वो प्यार से झुला रही थी। मुझे पता था ये वही औरत है, वही जिसे हमने जंगल में देखा था और जिसकी वजह से रफीक गायब हुआ था। पर सबसे डर की बात यह थी, उस औरत के पास एक छोटी लड़की बैठी थी, जिसका चेहरा मेरी बेटी जैसा लग रहा था। मेरा दिमाग चक्कर खा गया। मैंने ब्रेक मारा, बस झटके से रुकी। यात्री घबरा कर उठ गए। ड्राइवर भाई, क्या हुआ? किसी ने पूछा। मैं बस चिल्ला दिया, सब लोग सामने आ जाओ, कोई भी पीछे नहीं जाएगा। सब लोग डर के मारे अपना सामान उठाकर ड्राइवर के केबिन के पास आ गए। एक ने कहा, पीछे कोई औरत बैठी है क्या? मैंने हाँ में सिर हिला दिया, पर उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। उन्होंने कहा, पीछे कोई नहीं है ड्राइवर साहब। मैं तुरंत मिरर की तरफ देखा, अब वहां भी कुछ नहीं था। लोग मुझे पागल समझने लगे थे, पर मैं जानता था कि वो चीज़ अब बस के अंदर है और सिर्फ मुझे दिखती है।
रात के करीब 2-2:30 बजे हम छोटी टाउनशिप करणपुर पहुंच गए। वहां एक छोटी सी लॉज थी, विनायक गेस्ट हाउस। मैंने सब यात्रियों से कहा, सुबह तक यहीं रुकते हैं। कई लोग परेशान थे, पर माहौल देखकर सब मान गए। रफीक अब तक बेहोश था, उसके लिप्स से हल्की सी फुफ्फार निकल रही थी। मैंने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियों पर छोटी छोटी नीली रख की लकीरें थीं, जैसे किसी ने जलती लकड़ी उस पर घुमाई हो। मैं और रफीक एक ही रूम में थे, बाकी यात्री गेस्ट हाउस के अलग अलग कमरों में थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ओवर थिंकिंग है, रात का असर है या कुछ और। पर उस रात जो मैंने देखा, उसने सारी शक की गुंजाइश खत्म कर दी। रूम के अंदर एक पुराना मिरर था, और उस मिरर में मैंने कुछ देखा। मैंने देखा मैं अकेला नहीं था। मेरे पीठ के पीछे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बिल्कुल शांत। उसका रिफ्लेक्शन मिरर में दिख रहा था, पर जब मैं पलट कर देखता, कुछ भी नहीं होता। मैं समझ रहा था सब खत्म हो चुका है, पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। एक्सीडेंट की सच्चाई सामने आने के बाद मुझे लगने लगा था कि शायद अब मेरी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दी थी, रात की ड्यूटी छोड़ दी थी, मैकेनिक की छोटी सी वर्कशॉप में दिन भर काम करता, शाम को घर आ जाता। पर एक आदत नहीं बदली। मैं हर साल 17 दिसंबर को उस जगह फूल चढ़ाने जरूर जाता था। पहला साल ठीक रहा, दूसरे साल भी कुछ नहीं हुआ, पर तीसरे साल कुछ अलग था। उस दिन आसमान अजीब सा धुंधला था, न पूरी धूप न पूरा बादल। मैं सुबह सुबह फूल लेकर गया। रोड अब काफी वाइड हो चुकी थी, गवर्नमेंट ने सेफ्टी बैरियर लगा दिए थे। एक्सीडेंट वाली खाई के पास एक छोटा सा बोर्ड था, ड्राइव स्लो। मैंने मूर्ति के पास फूल रखे, हाथ जोड़कर आंखें बंद की। मैं मानता हूं मेरी गलती थी, पर मैंने सच बोल दिया, जितना हो सका सुधार दिया। हवा बिल्कुल बंद थी, एक अजीब सी खामोशी थी। फिर मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने धीरे से आंखें खोली, पर पलटकर नहीं देखा। दिल जोर से धड़क रहा था। तभी मेरे कान के पास एक बच्ची की हल्की सी आवाज आई, अब किसी और को मत मरने देना। मेरी सांसें रुक गईं। मैं झट से पलटा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ रोड, पेड़ और दूर तक फैली खामोशी। मैंने खुद को समझाया, दिमाग का खेल है। पर जैसे ही मैं वापस अपनी बाइक की तरफ बढ़ा, मुझे रोड के बिल्कुल सेंटर में एक पुरानी बस का नंबर प्लेट पड़ा था, जला हुआ, हाफ मेल्टेड। मैंने उसे उठाया। उस पर वही रजिस्ट्रेशन नंबर था जो 3 साल पहले वाली बस का था। मेरे हाथ कांपने लगे। वो बस कब की स्क्रैप हो चुकी थी, पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका मेंशन था। फिर ये नंबर प्लेट यहां कैसे? तभी मुझे पीछे से हॉर्न की जोर की आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर साइड हुआ। एक नई प्राइवेट स्लीपर बस तेज स्पीड में आ रही थी। उसका ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था। स्पीड ज्यादा थी और आगे वही पुराना मोड़। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मुझे 3 साल पुरानी रात याद आ गई। मैंने बिना सोचे रोड के बीच खड़े होकर हाथ हिलाना शुरू कर दिया। बस का ड्राइवर गुस्सा हुआ, पर उसने ब्रेक लगाए। बस मेरे पास रुक गई। ड्राइवर ने खिड़की से झुककर कहा, पागल हो क्या, मरवाओगे क्या? मैंने बस इतना कहा, आगे का मोड़ धीरे लेना, रोड स्लिपरी है। वो हंस पड़ा, ठीक है बाबा। बस धीरे से आगे बढ़ी। मैं रोड के साइड खड़ा रहा जब तक वो मोड़ सेफली क्रॉस नहीं कर गई। और उस पल मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा हो। ठंडा नहीं, इस बार गर्म। मैंने पलटा, कोई नहीं, पर दिल में अजीब सा सुकून था। मैंने नीचे देखा। मेरे हाथ में जो जला हुआ नंबर प्लेट था वो अब गायब था। सिर्फ काली राख मेरी उंगलियों पर लगी हुई थी। उस दिन के बाद मुझे कभी कोई साया नहीं दिखा। पर कभी कभी रात को जब मैं वर्कशॉप बंद करता हूं और दूर से किसी बस का हॉर्न सुनाई देता है, तो मैं एक पल के लिए रुककर बस इतना जरूर सोचता हूं, स्टीयरिंग पकड़ने वाला इंसान सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहा होता, वो दूसरों की जिंदगी अपने हाथ में लिए होता है। और अगर कभी ईगो या लालच ब्रेक से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो शायद कहीं ना कहीं कोई सफेद साया फिर से रोड पर खड़ा मिल सकता है, इस बार सिर्फ याद दिलाने के लिए या फिर हिसाब बराबर करने के लिए। मैंने सोचा था कहानी वहीं खत्म हो चुकी है, पर जिंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो सिर्फ माफी से नहीं, जिम्मेदारी से चुकते होते हैं। उस घटना के बाद मैंने एक और फैसला लिया। मैं हर हफ्ते 2 दिन हाईवे पर खुद खड़ा होता था, वॉलंटियर के रूप में। रिफ्लेक्टर जैकेट पहनकर ड्राइवर्स को स्लो करने का सिग्नल देता, खासकर उस मोड़ पर। लोग मुझे अजीब समझते थे, पर धीरे धीरे लोकल लोग मुझे पहचानने लगे। एक रात लगभग 11 बजे, ठंडी हवा चल रही थी, फॉग हल्की सी उतर रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 3 साल पहले थी। मैं रोड के साइड खड़ा था, तभी दूर से एक स्कूल बस आती दिखाई दी। शाम की पिकनिक से बच्चे वापस आ रहे थे। मेरा दिल अचानक बेचैन हो गया। बस की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। मैंने तुरंत टॉर्च का रेड सिग्नल हिलाना शुरू कर दिया।
ड्राइवर ने मुझे देखा पर स्पीड कम नहीं की, और तभी मेरे सामने रोड के बीच एक पल के लिए सफ़ेद सा एक धुंधला सा आकार बना, बिल्कुल वैसे ही, सफ़ेद साड़ी। पर इस बार वो गुस्से में नहीं थी, वो सीधा आती हुई बस की तरफ देख रही थी। मैंने बिना सोचे रोड के बीच भागकर हाथ फैला दिए। स्कूल बस ने जोर से ब्रेक लगाया, टायर्स की चीख हवा में गूंज गई। बस मेरे से बस 4-5 फुट दूर रुक गई। ड्राइवर गुस्से में नीचे उतर आया। पागल हो क्या, मरना है क्या? मैं उससे कुछ नहीं कह पाया, बस मोड़ की तरफ इशारा किया। ड्राइवर ने बस को धीरे से आगे बढ़ाया और मोड़ क्रॉस कर लिया। जैसे ही बस सेफली निकल गई, मैंने धीरे से उस जगह देखा जहां वो सफ़ेद साया खड़ा था। कुछ भी नहीं था, सिर्फ हल्की सी धुंध, पर मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। उस रात घर जाकर मैंने पहली बार आराम से नींद ली। अगली सुबह मुझे एक खबर मिली। उस स्कूल बस के ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन में लिखित दिया था कि मोड़ पर ब्रेक 1 सेकंड के लिए काम करना बंद कर दिया था, फिर अचानक पकड़ लिया। मेरे हाथ कांप गए। ब्रेक 1 सेकंड के लिए फेल, फिर काम करने लगे, बिल्कुल मेरे साथ की तरह। मैंने समझ लिया था, शायद वो साया अब बदला नहीं, संतुलन चाहता था। उस दिन के बाद मैंने एक छोटी सी मुहिम शुरू की, स्लो एट द टर्न। लोकल लोगों के साथ मिलकर हमने वहां एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर बोर्ड्स लगवाए, स्पीड ब्रेकर की डिमांड की, मीडिया ने छोटी सी कवरेज भी दी। कुछ महीने बाद वहां ऑफिशियल स्पीड ब्रेकर लग गया, एक्सीडेंट्स बंद हो गए। और फिर 17 दिसंबर आया। मैं फिर फूल लेकर गया। इस बार हवा बिल्कुल शांत थी। मैंने हाथ जोड़े और धीरे से कहा, अब यहाँ कोई नहीं मरेगा, मैं वादा करता हूँ। आंखें बंद करते ही मुझे एक पल के लिए महसूस हुआ जैसे 2 लोग मेरे सामने खड़े हैं, एक माँ, एक छोटी बेटी। पर इस बार उनका चेहरा जला हुआ नहीं था, नॉर्मल, शांत। फिर सब कुछ हल्का सा उजाला बनकर हवा में घुल गया। मैंने आंखें खोली, रूट बिल्कुल खाली थी, पर दिल में जो बोझ 3 साल से था वो पहली बार हल्का लगा। आज 5 साल हो चुके हैं उस रात को। मैं अब भी वॉलंटियर करता हूँ। कभी कभी नए ड्राइवर्स को रुककर सिर्फ एक बात ज़रूर कहता हूँ, टाइम से ज़्यादा कीमती ज़िंदगी होती है। वो हंसते हैं, हाँ में सर हिला देते हैं। उन्हें नहीं पता कि कभी कभी एक ब्रेक लगाने या ना लगाने के बीच सिर्फ 2 सेकंड का फ़र्क होता है, और उन 2 सेकंड में ज़िंदगी और मौत दोनों खड़े होते हैं। मैंने ब्रेक देर से लगाए थे, पर शायद ज़िंदगी ने मुझे एक और मौका दे दिया, इस बार सही वक्त पर रुकने का। मुझे लगता था अब सब ठीक है। एक्सीडेंट बंद हो गए थे, मोड़ पर स्पीड ब्रेकर लग चुका था, लोग धीरे चलने लगे थे, मैं भी धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी जीने लगा था। लेकिन कहानी का एक आखिरी मोड़ बाकी था। एक रात करीब 12 बजे मुझे वर्कशॉप के मालिक का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ घबराई हुई थी। महेश भाई, एक टूरिस्ट बस का एक्सीडेंट हो गया है, वही पुराने मोड़ के पास, ब्रेक फेल बताया जा रहा है। मेरा खून जम गया। इम्पॉसिबल, मैंने धीरे से कहा, वहाँ तो स्पीड ब्रेकर है। मैं तुरंत बाइक लेकर वहां पहुंच गया। पुलिस, एम्बुलेंस, लोगों की भीड़। बस साइड में पलटी हुई थी, लेकिन शुक्र था कि कोई मौत नहीं हुई थी। 3-4 लोग जख्मी थे। ड्राइवर को मैं पहचान गया, वही आदमी जो कुछ महीने पहले मुझे हंसकर बोला था, ठीक है बाबा। वो रोड के साइड बैठा कांप रहा था। मैं उसके पास गया, उसने मुझे देखा और आंखों में डर भर गया। मैं झूठ बोल रहा था, ब्रेक फेल नहीं हुए थे, मैं फ़ोन पर था, स्पीड ज़्यादा थी। मैंने स्पीड ब्रेकर लेट देखा और कंट्रोल चला गया। मेरा दिल धड़कना भूल गया। हिस्ट्री रिपीट हो रही थी, बस इस बार मौत नहीं हुई थी। मैंने उसे सीधा देखा और कहा, सच बोल दे पुलिस को, अभी इसी वक्त। वो चुप रहा। तभी हवा का एक तेज झोंका आया, रोड के बीच हल्की सी धुंध बनी और एक पल के लिए मुझे फिर वही सफ़ेद साया दिखाई दिया, पर इस बार वो ड्राइवर की तरफ देख रहा था। मुझे समझ आ गया, ये बदला नहीं था, ये इंसाफ था। मैं उस ड्राइवर का हाथ पकड़कर पुलिस के पास ले गया। उसने सब सच बता दिया। केस सिंपल रैश ड्राइविंग में चला गया। उस रात कोई नहीं मरा, और जब सब लोग चले गए तो मैं थोड़ी देर अकेला मोड़ पर खड़ा रहा। ठंड हल्की सी बढ़ रही थी। मैंने धीरे से हवा में कहा, अब हिसाब बराबर है ना? कुछ पल तक खामोशी रही, फिर एक अजीब सी गर्म हवा का झोंका आया और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत दूर चला गया हो। उसके बाद से कभी कोई साया नहीं दिखा, कभी कोई अजीब आवाज़ नहीं आई। 17 दिसंबर भी शांत गुजरने लगा। आज 10 साल हो चुके हैं उस रात को। मैं अब भी स्टीयरिंग नहीं पकड़ता, पर हर नए ड्राइवर को एक कहानी ज़रूर सुनाता हूँ, अपनी कहानी। मैं उन्हें बताता हूँ, कभी कभी ब्रेक फेल नहीं होते, हिम्मत फेल होती है, जिम्मेदारी फेल होती है, और जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो शायद कुछ रूहें भी आगे बढ़ जाती हैं। मैं नहीं जानता वो सब मेरी कल्पना थी या सच, पर इतना जानता हूँ कि उस मोड़ पर अब शांति है, और जब भी कोई बस धीरे से स्पीड ब्रेकर क्रॉस करती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक माँ और उसकी बेटी अब आराम से सो पा रही हैं। मुझे लगता था कहानी यहीं समाप्त हो चुकी है। सालों तक सब शांत रहा, ना कोई साया, ना कोई आवाज़, ना कोई अजीब एहसास। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था।
कम से कम मैं खुद को यही समझाता था। फिर एक दिन सब कुछ फिर से हिला। एक नया हाईवे बन रहा था, पुराने मोड़ को बाईपास करने के लिए। कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था, जेसीबी मशीन्स, डंपर, रात भर काम। मैं खुश था, सोचा अब शायद उस जगह की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस रात पुराने मोड़ की मिट्टी काटकर सीधा की जा रही थी, उस रात पहला हादसा हुआ। एक डंपर बिना वजह पलट गया। ड्राइवर ने कहा स्टीयरिंग जाम हो गया था। 2 दिन बाद एक जेसीबी ऑपरेटर ने काम करने से मना कर दिया। बोला रात में मशीन खुद बंद हो जाती है। कैबिन के ग्लास पर छोटी छोटी उंगलियों के निशान मिलते हैं, जैसे किसी बच्ची ने हाथ रखा हो। लोग हंस रहे थे, मुझे हंसी नहीं आई। तीसरी रात मुझे कॉल आया, लोकल ठेकेदार का। महेश भाई, आप तो यहाँ के पुराने वॉलंटियर हो, जरा आकर देखो ना, लोग डर रहे हैं। मैं वहां पहुंचा। रात के 1 बजे। मशीनें बंद, हवा में अजीब सी सर्दी। मैं धीरे धीरे उस जगह तक गया जहां पुराना मोड़ था, जहां मिट्टी हटाकर सीधा रोड बनाया जा रहा था। और वहां मैंने देखा, मूर्ति जो रोड के साइड लगी थी वो टूटकर जमीन पर पड़ी थी। किसी ने तोड़ दी थी। मेरा खून सूख गया। मैंने आसपास देखा, काम करने वाले लोग थोड़ा दूर खड़े थे। सब कहते थे मशीन से टक्कर लग गई होगी, पर मुझे पता था ये सिर्फ पत्थर नहीं था, ये याद थी। मैं आगे बढ़ा, मूर्ति के टुकड़े उठाए। उस पल हवा बिल्कुल बंद हो गई, एक भारी सी खामोशी। फिर धीरे से मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं पलटा। इस बार वो साया बिल्कुल साफ था, सफ़ेद साड़ी, पर चेहरा उदास नहीं, गुस्सा भी नहीं, बस एक सवाल, जैसे कह रहा हो तुमने याद तोड़ दी। मैंने तुरंत हाथ जोड़ दिए। माफ़ करो, ये मेरा फैसला नहीं था। मैं कल ही नई मूर्ति लगवाऊंगा, ये जगह भूलेगी नहीं तुम्हें। हवा में हल्की सी घूमती हुई मिट्टी उठी और वो साया धीरे धीरे धुंध में घुल गया। अगली सुबह मैंने अपने पैसे से नई मूर्ति बनवाई। इस बार सिर्फ माँ और बेटी नहीं, नीचे एक लाइन भी लिखवाई, ब्रेक लगाना कभी मत भूलना। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी मैं मानता हूं, शायद आप सोच रहे होंगे कि इतनी बार सब ठीक होने के बाद फिर क्या बाकी रह गया होगा। सच बताऊं, कहानी का आखिरी हिस्सा मेरे साथ नहीं, मेरे बेटे के साथ हुआ। मेरा बेटा आरव जब 22 साल का हुआ तो उसने कहा कि वो भी हैवी व्हीकल लाइसेंस लेना चाहता है। उसने मुझे बचपन से हाईवे, वर्कशॉप और मेरी कहानियों के बीच बड़ा होते देखा था। मैंने उसे हमेशा रोका। मैंने जो देखा है तू नहीं देखना चाहेगा, मैंने उसे कहा। पर खून में शायद स्टीयरिंग का जुनून था। उसने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। जिस दिन उसका पहला सोलो नाइट ड्राइव था, उस दिन तारीख थी 17 दिसंबर। मेरा दिल बेचैन हो गया। मैंने उसे कहा, आज मत जा। वो हंसा, पापा आप हर साल ऐसे ही घबरा जाते हो। उसका रूट क्या था? नया बाईपास, वही जगह जहां पुराना मोड़ था। रात के 11:15 बजे मेरा फोन बजा। आरव का नाम स्क्रीन पर था। मेरा गला सूख गया। पापा, उसकी आवाज हल्का सा कांप रही थी। मुझे लगता है किसी ने रोड के बीच खड़े होकर हाथ हिलाया। मेरे हाथ ठंडे हो गए। सफेद साड़ी? मैंने बिना सोचे पूछ लिया। 2 सेकंड की खामोशी। हाँ। मेरा सांस रुक गया। पर पापा, उसने तुरंत कहा, वो बस 1 सेकंड के लिए था। मैंने ब्रेक लगा दिए, स्पीड स्लो थी। जब दोबारा देखा तो कोई नहीं था। मैं चुप रहा। फिर उसने एक और बात कही, पापा अजीब बात पता है, मुझे डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों, पर लगा जैसे कोई टेस्ट ले रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से कहा, बेटा स्टीयरिंग पकड़कर कभी ईगो मत लाना। अगर रोड पर कोई खड़ा दिखे, चाहे वो इंसान हो या साया, ब्रेक जरूर लगाना। वो हंसा, पापा आप टेंशन मत लो, मैं आपका बेटा हूं। कॉल कट हो गया। मैं बाहर आंगन में आकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा चल रही थी। दूर हाईवे की तरफ देखा। और उस पल, बहुत सालों बाद मैंने उसे फिर देखा, स्ट्रीट लाइट के नीचे, सफेद साया। पर इस बार वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। वो बाईपास पर आगे बढ़ती हुई बस को देख रहा था, जिसमें मेरा बेटा था। एक पल के लिए उसने अपना हाथ उठाया, जैसे दुआ दे रहा हो। फिर धीरे धीरे वो रोशनी में घुल गया। उस रात मुझे समझ आ गया, कुछ रूहें बदला लेने नहीं आती, वो सिर्फ एक गलती को सही वक्त पर सुधरवाना चाहती हैं। मैंने ब्रेक देर से लगाए थे, मेरे बेटे ने सही वक्त पर लगा दिए। शायद इसी का नाम मुक्ति है। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं। वर्कशॉप अब आरव संभालता है। कभी कभी वो नाइट ड्राइव भी कर लेता है। हर 17 दिसंबर को हम दोनों उस जगह फूल रखने जाते हैं। अब वहां डर नहीं रखता, बस एक हल्का सा एहसास होता है, जैसे कोई कह रहा हो कि इस बार सब ठीक है। और मैं दिल में शुक्र अदा करता हूं कि मुझे एक मौका मिला था, गलती करने का भी और उसे सुधारने का भी।
क्योंकि हाईवे पर सबसे बड़ा सच ये है, ब्रेक हमेशा गाड़ी को नहीं, कभी-कभी किस्मत को रोकने के लिए भी लगाए जाते हैं। मैं समझ गया था कि कहानी अब शांत हो चुकी है, पर जिंदगी एक सीधी लकीर नहीं होती। कभी-कभी अंतिम अध्याय भी लिखा जाता है, बस हमें पता नहीं चलता। इस बार 17 दिसंबर पर कुछ अलग हुआ। मैं और आरव सुबह फूल चढ़ाकर वापस आ रहे थे। सब ठीक था, मौसम साफ, ट्रैफिक नॉर्मल। पर शाम को एक न्यूज़ आई। एक यंग बाइकर बाईपास के पास स्किड हो गया था। स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर उसका हेलमेट प्रॉपरली बंद नहीं था। सिर पर चोट लगी, जिंदा था पर सीरियस। मुझे अजीब सा एहसास हुआ। रात को नींद नहीं आई। लगभग 12:40 पर मैं खुद ही बाईपास की तरफ निकल गया, पता नहीं क्यों। वहां पहुंचकर देखा, रोड खाली था। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी सीधी लाइन में चमक रही थी। मैं उस जगह खड़ा हो गया जहां कभी पुराना मोड़ हुआ करता था। हवा बिल्कुल शांत थी। फिर धीरे से एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई। मैंने आंखें बंद नहीं की। इस बार मैं भागना नहीं चाहता था। और तब स्ट्रीट लाइट के नीचे एक हल्की सी सफेद परछाई बनी, बिल्कुल वैसे ही। पर इस बार उसके साथ एक छोटा सा साया भी था। माँ और बेटी। पर उनका चेहरा अब बिल्कुल नॉर्मल था। न जले निशान, न गुस्सा, न सवाल, बस शांति। मैंने धीरे से बोला, अब क्या बाकी है? कोई आवाज नहीं आई, पर मुझे महसूस हुआ जैसे वो दोनों उस बाइकर की तरफ इशारा कर रहे हों, जैसे कह रहे हों कि जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। उस पल मुझे समझ आया, ये कहानी सिर्फ मेरे ब्रेक की नहीं थी, ये हर उस इंसान की थी जो स्टीयरिंग, हैंडल या किसी भी मशीन का कंट्रोल पकड़ता है। गलती एक पल की होती है, पर असर सालों का। मैं वहां से सीधा हॉस्पिटल गया। बाइकर आईसीयू में था। उसके माँ बाप बाहर रो रहे थे। मैंने बिना अपना नाम बताए उनके ट्रीटमेंट का खर्चा दिया। डॉक्टर ने कहा, टाइम पर ले आए इसलिए बच गया। टाइम पर ब्रेक। फिर वही वक्त का खेल। आरव बोला, पापा आप छत पर गिर गए थे। मुझे पता नहीं क्यों लगा ऊपर जाकर देखूं, वरना पता नहीं। मैं चुप रहा। मैं जानता था क्यों। उस रात के बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, न बाईपास पर, न सपने में, न हवा में। जैसे वो अपना काम पूरा करके चली गई हो। अब जब मैं पिछले 20 साल सोचता हूं तो समझ आता है, वो साया शायद मौत का पैगाम नहीं था, वो एक मौका था। हर बार मुझे रोकने का, मुझे सुधरने का, मुझे जिंदा रखने का। मैंने पहली बार ब्रेक नहीं लगाए थे, इसलिए जिंदगी ने मुझे बार बार ब्रेक लगवाना सिखाया। आज मैं धीरे चलना सीख गया हूं, गुस्से में डिसीजन नहीं लेता, टाइम के प्रेशर में गलती नहीं करता, और हर नए ड्राइवर को बस एक लाइन जरूर कहता हूं, स्टीयरिंग पर बैठते ही तुम्हारे हाथ में सिर्फ गाड़ी नहीं, किसी की दुआ या बद्दुआ भी होती है। कभी कभी रात को हाईवे की आवाज सुनाई देती है, पर अब उसमें डर नहीं होता, बस एक याद होती है। एक सफेद साया जो अंधेरे में खड़ा था और जिसने मुझे सिखाया, जिंदगी में सबसे जरूरी पेडल एक्सेलरेटर नहीं, ब्रेक होता है। और सही वक्त पर लगाया गया ब्रेक कभी कभी पूरी किस्मत बदल देता है। ये मेरी कहानी थी, महेश सोलंकी, एक बस ड्राइवर जिसने पहले ब्रेक नहीं लगाए, फिर पूरी जिंदगी ब्रेक लगाना सिखाया। और शायद इसी में मेरी मुक्ति थी। मुझे लगता था कहानी अब वाकई खत्म हो चुकी है, पर जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि कहानी कभी रुकती नहीं, बस हम रुक जाते हैं। हार्ट अटैक के बाद मैं काफी कमजोर हो गया था। डॉक्टर ने सीधा बोल दिया था, स्ट्रेस कम लो, रात को जागना बंद करो और पुरानी बातों को छोड़ो। पर कुछ यादें छोड़ने से छूटती नहीं। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला था। आरव और उसकी मां सो चुके थे। क्लॉक में 12:07 हो रहे थे। डेट 17 दिसंबर। मैंने खुद से हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब क्या बाकी है? रूम में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी। तभी मुझे एक अजीब सी चीज महसूस हुई। इस बार हवा ठंडी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, पर कमरे में एक हल्का सा उजाला फैलने लगा। मैं सीधा बैठ गया और फिर मैंने देखा, वो सफेद साया मेरे कमरे के कोने में खड़ा था। पर इस बार उसके कपड़े सफेद नहीं, हल्का सा चमक रहे थे। उसका चेहरा पहली बार बिल्कुल साफ दिख रहा था, नॉर्मल, जिंदा इंसान जैसा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दर्द, बस शुक्र। उसके पास छोटी सी बच्ची खड़ी थी। बच्ची ने मुझे देखकर हल्का सा हाथ हिलाया। मैंने धीरे से पूछा, अब सब ठीक है ना? इस बार मुझे आवाज सुनाई दी, बिल्कुल साफ, आपने ब्रेक लगा दिए। मेरे गले में आंसू अटक गए। मुझसे गलती हुई थी, मैंने फिर कहा। वो मुस्कुराई।
इसीलिए आपको मौका मिला। उस पल मुझे समझ आया, हर गलती सजा नहीं देती, कुछ गलतियां इंसान को बदल देती हैं, और शायद ऊपर वाला भी देख रहा होता है कि कौन सुधरना चाहता है। बच्ची मेरे करीब आई, उसने मेरी उंगली को हल्का सा छुआ, न ठंड न डर, बस एक अजीब सी रोशनी। अब आप आराम करो, उसने कहा। अगला पल रूम फिर से अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट की वही रोशनी, मैं अकेला, पर इस बार दिल में एक अजीब सी पूरी शांति थी। अगले दिन जब मैं बाईपास के पास गया तो मुझे कुछ अलग लगा। हवा बिल्कुल हल्की थी, जैसे वहां से कोई बोझ हट गया हो। मैंने मूर्ति के पास फूल रखे और पहली बार हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी, सिर्फ शुक्रिया कहा। आज कई साल बीत चुके हैं, मेरा बेटा सेफ ड्राइव करता है, एक्सीडेंट्स नहीं होते, बाईपास पर शांति है, और मैं जब भी ब्रेक पेडल की आवाज सुनता हूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई दुआ लग रही है। शायद वो सफेद साया अब किसी और मोड़ पर खड़ा नहीं, शायद उसे अब जरूरत नहीं, क्योंकि जिस इंसान को सबक मिल गया उस जगह का काम पूरा हो गया। और अगर कभी आप रात में हाईवे पर हों और एक पल के लिए लगे कि कोई सफेद परछाई रोड के किनारे खड़ी है, तो डरना मत, बस अपनी स्पीड चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी रूह नहीं ज़मीर खड़ा होता है, और ज़मीर जब जाग जाए तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। अब मैं बहुत कम बोलता हूं, उम्र ने आवाज हल्की कर दी है, पर यादें अब भी साफ हैं। लोग कहते हैं कहानी खत्म हो गई, पर मैं मानता हूं कहानी तब तक चलती है जब तक सांस चलती है। इस बार जो हुआ वो किसी 17 दिसंबर को नहीं हुआ, वो एक आम दिन था। धूप निकली हुई थी, मैं आरव के साथ वर्कशॉप में बैठा था। एक नया लड़का ट्रेनिंग के लिए आया था, रवि, उम्र 19 साल, जोश ज्यादा, एक्सपीरियंस कम। वो बार बार बोल रहा था, अंकल मैं स्पीड कंट्रोल कर लेता हूं, आजकल गाड़ियां सेफ होती हैं। मैं बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। शाम को उसका पहला टेस्ट ड्राइव था, एक छोटा सा कमर्शियल व्हीकल लेकर बाईपास क्रॉस करना। मेरा दिल बिना वजह बेचैन हो गया, पर इस बार मैंने उसे रोका नहीं, बस एक बात कही, रवि याद रखना, रोड कभी दुश्मन नहीं होती, लापरवाही होती है। वो हंसकर चला गया। लगभग 40 मिनट बाद वर्कशॉप के बाहर जोर की ब्रेक की चीख सुनाई दी। मेरा दिल उछल गया, मैं बाहर भागा। रवि की गाड़ी वर्कशॉप के गेट के बाहर टेढ़ी खड़ी थी। सामने एक छोटा सा बच्चा साइकिल लेकर रोड क्रॉस कर रहा था। गाड़ी उससे सिर्फ 2 फीट दूर रुक गई थी। रवि का चेहरा सफेद पड़ चुका था, वो कांप रहा था। मुझे लगा मैं कंट्रोल कर लूंगा, उसने धीरे से कहा, पर बच्चा अचानक आ गया। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। ब्रेक टाइम पर लगा दिए, उसने सीधा जवाब दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस पल मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ,